डियर स्टूडेंट, ओमकार क्लासेज में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 9th में साइंस में आप पढ़ोगे थॉमसन का परमाणु मॉडल। किसके बारे में पढ़ना है? थॉमसन के परमाणु मॉडल के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले देखते हैं यानी कि इसके प्रथम मॉडल कौन प्रस्तुत किए थे। ठीक है, थॉमसन का परमाणु मॉडल। ठीक आया ना समझ में? जे थॉमसन इंग्लिश में जे थॉमसन ने 1904 में परमाणु का प्रथम मॉडल प्रस्तुत किया। इसे थॉमसन का तरबूज मॉडल भी कहते हैं। क्या हुआ? जो थॉमसन का परमाणु मॉडल है उनमें जे थॉमसन ने 1904 में क्या किया था? परमाणु का प्रथम मॉडल प्रस्तुत किया। इसे क्या कहते हैं? इसी को जो प्रस्तुत किए इन्हीं को क्या कहते हैं? तरबूज मॉडल भी कहते हैं। इसके अनुसार परमाणु इलेक्ट्रॉनों तथा धन आवेशित द्रव्य से मिलकर बना है। इसके अनुसार जो क्या होते हैं? परमाणु होते हैं, वो परमाणु इलेक्ट्रॉनों तथा धनावेशित द्रव्य से क्या होते हैं? मिलकर बने होते हैं। परमाणु गोलाकार, अति सूक्ष्म तथा विद्युत उदासीन कण हैं। परमाणु में धन आवेशित द्रव्य समान रूप से फैला हुआ है। क्या होते हैं? परमाणु में जो धन आवेशित द्रव्य हैं वो क्या होते हैं? समान रूप से फैले हुए हैं तथा इलेक्ट्रॉन धन आवेशित द्रव्य में इस प्रकार धसे हुए हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो धन आवेशित होते हैं, आपको बताए थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यानी कि धन आवेशित द्रव्य में इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या है? यानी कि माइनस में है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन धन आवेशित यानी कि जो जिस पे प्लस चार्ज है, जैसे कि प्रोटॉन, ठीक, उसमें उसको हम ले लेते हैं। उसमें क्या होते हैं? धन आवेशित द्रव्य में इस प्रकार धसे हुए हैं। कौन धसा हुआ है? इलेक्ट्रॉन। जैसे तरबूज में बीज धसे रहते हैं। क्या होते हैं? जैसे तरबूज में क्या होते हैं? बीज धसे रहते हैं। उसी के अनुसार रदरफोर्ड के क्या होते हैं? रदरफोर्ड के अल्फा कणों के परिकिरण के प्रयोग के बाद जो रदरफोर्ड हैं इनके क्या होते हैं? यानी कि जब इनका अल्फा कणों का क्या किया गया? परिकिरण किया गया, तो इससे यह सिद्ध हो गया है कि थॉमसन का यह मॉडल दोषपूर्ण है। यानी जो थॉमसन का यह मॉडल है ये क्या है? दोषपूर्ण है। इसके आगे आप देखेंगे क्या है, यानी कि रदरफोर्ड का अल्फा कण परिकिरण क्या है? रदरफोर्ड का अल्फा कण का परिकिरण का प्रयोग कैसे हो रहा है? ठीक है, देखते हैं, फिगर को देखते जाइएगा। ठीक है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने सन 1911 में सोना, चांदी आदि धातुओं की पतली चादर लगभग 4×10⁻⁵ सेंटीमीटर पर अल्फा कणों की बमबारी के प्रयोग किए। क्या किए इन्होंने? जो रदरफोर्ड हैं यानी कि अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने क्या किया? सन 1911 में एक सोने, चांदी आदि धातुओं की क्या थी? पतली चादर थी, और उस कणों यानी कि उस पर अल्फा कणों की क्या की? बमबारी करके उनका प्रयोग किया। ठीक, देखते हैं आगे। उपरोक्त प्रयोगों में यह पाया गया कि अधिकांश अल्फा कणों के मार्ग में धातु की पन्नी में से निकलते समय कोई विचलन नहीं होता। क्या होते हैं? कुछ अधिकांश अल्फा कण क्या होते हैं? वो सीधे उस पन्नी से क्या होते हैं? आर पार क्या होते हैं? निकल जाते हैं, और वो क्या होते हैं? विचलित नहीं होते हैं। जैसे आप देख लेते हैं क्या है यहाँ पे?
एक ये अल्फा कण यानी कि सीधी रेखा में गई है कि नहीं। ये पन्नी को यानी कि जो सोने चांदी आदि यानी कि ये पतली चादर की क्या है, एक पन्नी है। इस पन्नी को वो क्या नाम है, जो धातु के अल्फा कण है यानी मार्ग से पन्नी से क्या होते हैं, निकल जाते हैं, यानी इस पार से और इस पार निकल गए। ठीक है, दिखाई दे रहा ना, एक यहाँ और एक यहाँ भी देख रहे हैं और यहाँ भी देख रहे हैं, दोनों यानी कि आर पार हो जाती हैं उस पतली पन्नी से। ठीक, और कुछ अल्फा कण धातु की चादर में से निकलते समय, धातु की जो चादर होती है उसमें से ये धातु की क्या है, एक चादर है। ठीक है, ये धातु की चादर है, इससे निकलते समय अपने मार्ग क्या होते हैं, अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। ये क्या होते हैं, अपने मार्ग से विचलित हो जा रही हैं। देखिए कुछ अल्फा कण यानी कि जब क्या होते हैं, निकलते समय यानी कि धातु की चादर से फिर वो क्या होते हैं, विचलित हो रहे हैं। इनकी मार्ग क्या हो रही है, जब जा रहे हैं ये तो ये विचलित हो जा रहे हैं। इधर भी देखेंगे और इधर भी देखेंगे, दोनों क्या हुए, विचलित हो जाते हैं। लगभग 20,000 क्या होते हैं, लगभग 20,000 अल्फा कणों में से केवल एक अल्फा कण 90 अंश या उससे अधिक के कोण से विचलित होता है। क्या होता है, 20,000, ये कम से कम क्या होती है, 20,000 कण हैं। इन कणों में से केवल एक अल्फा कण होती है जो वो क्या होती है, एक 90 अंश या उससे अधिक का कोण क्या होती है, बना लेती है। ठीक है, ये सीधे यानी कि वापस लौट जाती है। आगे इस निष्कर्ष को निकाला गया है, देखेंगे क्या है। रदरफोर्ड ने धातु की पतली चादर द्वारा अल्फा कणों के परिकीर्णन के प्रयोगों से निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले। रदरफोर्ड ने जो धातु की पतली पन्नी थी उस चादर के यानी कि जो चादर था, पतली पन्नी का चादर था, उसके द्वारा जो अल्फा कणों का बमबारी किया था उसके परिकीर्णन के प्रयोग से निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले। क्या क्या निष्कर्ष निकला है आगे देखेंगे। देखिए, अधिकांश, फर्स्ट नंबर में, अधिकांश अल्फा कणों के मार्ग में धातु की पन्नी में से निकलते समय कोई विचलन नहीं होता है। क्या होते हैं, अधिकांश अल्फा कण हैं, अल्फा कणों के मार्ग में क्या होती है, धातु की जो पन्नी होती है वो पन्नी में से निकलते समय कोई विचलन नहीं हो रहा है, इनमें कोई विचलन हो रहा है, ये क्या हो रहे हैं, सीधे आर पार निकल जा रहे हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे और यहाँ पे दोनों क्या हुए, आर पार निकल गए। अतः क्या होते हैं, अतः परमाणु में अधिकांश स्थान रिक्त होता है, लेकिन जो परमाणु होते हैं उनमें क्या होते हैं, अधिकांश स्थान ये क्या होते हैं, रिक्त होते हैं यानी कि खाली होते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, कुछ क्या होते हैं, कुछ अल्फा कण धातु की पन्नी से प्रतिकर्षित होकर वापस लौट आते हैं। क्या होते हैं, धातु की जो पतली पन्नी है, कुछ अल्फा कण उस धातु से क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होकर वापस लौट आते हैं। जैसे देखिएगा, ये यानी कि क्या हुए, ये पतली पन्नी से फिर ये क्या किए, वापस लौट आए अल्फा कण। ठीक है, फिर परमाणु में कुछ क्या होते हैं, परमाणु में कुछ धनावेशित एवं भारी कण होते हैं। क्या होते हैं, धनावेशित एवं क्या होते हैं, भारी कण होते हैं। परमाणु ये क्या था, परमाणु था, उसमें एक धनावेशित या उससे भारी ये क्या होते हैं, कण होते हैं। ऐसे कणों की संख्या, मतलब जो ऐसे कण होते हैं उनकी संख्या जिनके मार्ग में विचलन हो जाता है, यानी उस कणों की संख्या जिनके मार्ग में क्या होते हैं, विचलन हो जाते हैं, वह बहुत कम होते हैं। क्या होते हैं, वह बहुत कम होते हैं। इनमें क्या होते हैं, यानी कि विचलन हो रही है, देख रहे हैं ना, यहाँ से भी विचलन हो गया, इनका भी विचलन हो गया और
इनका भी विचलन हो गया। ठीक उसी तरह से इसी प्रकार भी है, यहाँ भी विचलन हो रहा है और यहाँ भी विचलन हो रहा है। तो अतः धनावेशित यौगिक भारी कणों द्वारा घेरा, यानी कि जो क्या होते हैं धनावेशित यौगिक भारी कण होते हैं उनके द्वारा क्या होते हैं एक घेरा, यानी ये जो बने होते हैं और ये क्या होते हैं धनावेशित होते हैं। देख रहे हैं ना, ये धनावेशित होते हैं। इसके बाद आगे देखेंगे कण क्या होते हैं धनावेशित घेरा हुआ स्थान क्या होता है बहुत कम होता है। आप देख रहे हैं जो ये धनावेशित का क्या हुआ है घेरा हुआ स्थान है, ये इसकी अपेक्षा क्या है बहुत कम है कि नहीं है, बहुत कम है। और इसके आगे देखेंगे कि निष्कर्षों के आधार पर क्या है, निष्कर्षों के आधार पर रदरफोर्ड ने यह सुझाव दिया। रदरफोर्ड यानी कि ये वैज्ञानिक ने इस निष्कर्ष निकाले गए कि कुछ यल्फाकण क्या हुए उस पतली चादर यानी पन्नी को आर पार कर गए और कुछ यल्फाकण क्या हो गए उस पन्नी से विचलित हो के एक मार्ग यानी कि सीधे ना जाके वो विचलित हो जा रहे हैं दूसरे मार्ग में। फिर कुछ यल्फाकण क्या होते हैं तीसरे पॉइंट में, कुछ यल्फाकण क्या होते हैं उसी मार्ग से यानी कि जाते समय फिर वो जो धनावेशित कण थे या उन्हीं से ये क्या बनाए गए वो यानी कि दोबारा क्या हुए फिर लौट आए जो अधिकांश या उससे अधिक क्या बनाते हैं 90 अंश का कोण बनाते हैं। उन्हीं के निष्कर्षों के आधार पर रदरफोर्ड ने यह सुझाव दिया कि आगे देखते हैं कि परमाणु का लगभग क्या होते हैं परमाणु का लगभग समस्त भार तथा कुल धनावेश उसके केंद्र में एक सूक्ष्म आयतन में स्थित होता है। जो परमाणु का लगभग समस्त भार होता है उन पे जो भार लगे होते हैं उसका भार तथा कुल धनावेश यानी जो उसमें कुल क्या होते हैं धन आवेश होते हैं उसके केंद्र में क्या होते हैं कुल धनावेश उसके केंद्र में जो ये केंद्र है ये है कि नहीं है केंद्र, आप देख रहे हैं केंद्र है कि नहीं है, ये एक केंद्र है। इसी के केंद्र में क्या है ये न्यूक्लियस का हिंदी क्या होता है केंद्रक होता है, यानी एक ये केंद्र है। इस केंद्र में एक सूक्ष्म आयतन में स्थित होता है, उसके केंद्र में एक सूक्ष्म आयतन में स्थित होता है। परमाणु के इस भाग को उसका केंद्रक या नाभिक कहलाता है। क्या होता है जो सूक्ष्म आयतन क्या होते हैं सूक्ष्म आयतन में स्थित होता है, ये एक क्या है सूक्ष्म आयतन है यानी कि छोटे कण है और इसमें क्या होते हैं स्थित होते हैं। इसी भाग को क्या कहते हैं नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं नाभिक कहते हैं। जैसे आपको बताया एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर मान लीजिए हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप करते हैं, आगे भी बता चुके थे एक बार और रिवीजन करवा दे रहे हैं कि जैसे तो एक यानी कि एक आपका केंद्रक है, क्या है केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस है, ठीक है। इसी में क्या भरे होते हैं यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसके बाहर वाली कक्षा में क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं और जो जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं उसी को क्या कहते हैं नाभिक कहते हैं। उसी के अनुसार क्या बताया गया है डिफिनीशन बताया गया है कि परमाणु का लगभग समस्त भार तथा कुल धनावेश उसके केंद्र में एक सूक्ष्म आयतन में यानी कि छोटे से आयतन में स्थित होता है। परमाणु के इस भाग को उसका केंद्रक या नाभिक कहते हैं। आगे देखेंगे नाभिक का आकार क्या होता है। क्या होता है नाभिक का आकार साइज ऑफ द न्यूक्लियस। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के आकार भिन्न होते हैं।
जितने भी तत्व हैं, यानी कि कोई भी तत्व है जो उनके परमाणु का आकार होता है वो क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, लेकिन परमाणुओं की त्रिज्याएं 0.37 एंगस्ट्रॉम व 2.62 एंगस्ट्रॉम के मध्य होती हैं। क्या होती हैं, जो परमाणुओं की त्रिज्या होती है, परमाणुओं की त्रिज्या जो होती है वो 0.37 एंगस्ट्रॉम व 2.62 एंगस्ट्रॉम के क्या होती है, मध्य, मध्य मतलब बीच में होती हैं। ठीक है, जैसे कि देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, मान लीजिए एक पेन है। ठीक है, एक ये पेन है, इस पेन का ये भाग, ठीक है, ये भाग, इन दोनों भागों को क्या होता है, जैसे कि ए, बी और सी। ठीक, अब ए को निकाल दे, बी को निकाल दे तो बचा क्या, सी। ठीक, तो वैसे मध्य इसके क्या होते हैं, जो मध्य यानी कि बीच का भाग होता है, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में परमाणुओं की त्रिज्याएं 10⁻⁸ सेंटीमीटर की श्रेणी में होती हैं। जो दूसरे शब्दों में अगर हम लेते हैं तो इनके मध्य होती हैं। ठीक है, मध्य यानी कि बीच में होती हैं। अगर सीधा सीधा लिया जाए कि परमाणुओं की त्रिज्याएं क्या होती हैं, तो 10⁻⁸ सेंटीमीटर की श्रेणी में होती हैं। और फिर नाभिक की भी त्रिज्या होती है, क्या होती है, नाभिक की भी त्रिज्या होती है। तो नाभिक की त्रिज्या क्या होती है, 10⁻⁻12 सेंटीमीटर की श्रेणी में होती है। जो परमाणु यानी कि उसमें परमाणु में क्या होते हैं, नाभिक होते हैं, उस जो नाभिक की त्रिज्या होती है वो कितना होती है, 10⁻⁻12 सेंटीमीटर की श्रेणी में आती हैं। और क्या होती है, परमाणुओं की जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर की श्रेणी में आती हैं, और ये 10⁻⁻12 सेंटीमीटर की श्रेणी में होती हैं। अब उसके आगे देखते हैं नाभिक का संघटन, यानी कि नाभिक का संघटन क्या होता है। नाभिक आप पढ़े भी, नाभिक की परिभाषा भी जान लिए, और नाभिक का आकार भी जान लिए, और नाभिक का संघटन भी जान लेते हैं। ठीक है, क्या होता है, किसी परमाणु में सभी प्रोटॉन व सभी न्यूट्रॉन उसके नाभिक में स्थित होते हैं। परमाणु में क्या होते हैं, जो परमाणु में सभी प्रोटॉन क्या होते हैं, प्रोटॉन व सभी न्यूट्रॉन क्या होते हैं, उसी के नाभिक यानी कि इस भाग में, यानी कि यही क्या है, नाभिक है, इसी नाभिक में क्या होते हैं, स्थित होते हैं। तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इस नाभिक के बाहर रहते हैं, जो यानी कि सर्किल में घूमते रहते हैं, यानी ये राउंड लगाते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, और परमाणु में सभी प्रोटॉन व सभी न्यूट्रॉन क्या होते हैं, नाभिक में स्थित हो जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन उसके बाहर क्या होते हैं, नाभिक के बाहर घूमते रहते हैं, यानी कि बाहर रहते हैं, जो चक्कर लगाते हैं इस गोले का यानी कि सर्किल में।